हेलो एवरीवन, दिस इज अंजलि झा एंड यू आर वाचिंग अंजलि's वाइट बोर्ड। और आज की इस वीडियो में हमें जनरल क्लॉज एक्ट के बारे में पढ़ना है। जनरल क्लॉज एक्ट का इंट्रोडक्शन प्लस फिर जो सेक्शन 5 से सेक्शन स्टार्ट होते हैं उनके बारे में। तो ये जो जनरल क्लॉज एक्ट हमारा 1887 है, 1897 है, उसके बारे में हमें देखना है कि मतलब 1897 जो एक्ट आया उससे पहले हमें पता है जनरल क्लॉज एक्ट पहले भी हुआ करते थे। तो इसके बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है। अभी अगर आप मॉड्यूल की लैंग्वेज से जानना चाहोगे, जो मॉड्यूल की लैंग्वेज से देखोगे तो क्या है, जनरल क्लॉज एक्ट एक जनरल क्लॉज एक्ट 1897 जो है वो एक कंसोलिडेटिंग एक्ट है, जिसमें कंसोलिडेटिंग का मतलब क्या होता है, मर्ज कर देना। ठीक है, तो जितने भी सेपरेट एक्ट थे उनको मर्ज किया गया। तो ये कंसोलिडेटिंग एक्ट है जिसमें कि जनरल क्लॉज एक्ट 1868 मर्ज हुआ है और 1887 मर्ज हुआ है। और 1868 वाला जो एक्ट था उसमें क्या था कि वो वाले एक्ट से पहले हम फॉलो करते थे इंटरप्रिटेशन एक्ट 1850 वाला। ठीक है, उसको चेंज करके उसमें प्रोविजन जो थे उसके, उसमें कुछ एडिशंस किए गए थे। ठीक है, उनको मर्ज कर दिया गया साथ में और नाम दिया गया जनरल क्लॉज एक्ट 1868। क्या ऑब्जेक्टिव था जनरल क्लॉज एक्ट 1868 का? ये जनरल क्लॉज एक्ट का ही कि जो हमारे जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इन काउंसिल के जो एक्ट्स थे ना, उनकी लैंग्वेज को शॉर्टन कर देना। और फिर जो जनरल क्लॉज एक्ट 1868 आया उसमें 88 ही सेक्शंस थे। फिर अगेन एक सप्लीमेंट्री आया 1887 करके जिसमें 10 सेक्शन है। सप्लीमेंट्री होता है उसके एडिशन में कुछ आया। उस एक्ट के में कैसे एडिशन थे? पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस्ड पे वो थे, क्या एडिशंस ऐड किए गए थे उसमें। ठीक है, drafted this act in 1897, the General Laws Act of 1868 and 1887। अब जो 1868 वाला एक्ट था जिसको इंटरप्रिटेशन एक्ट 1850 से रिपील किया गया, मतलब एडिशन की गई उसमें और मर्ज कर दिया गया और नेम चेंज कर दिया गया वो। और 1887 वाला जो एक्ट था जो सप्लीमेंट्री आया था, ठीक है, उसमें 10 सेक्शन थे, 1868 में 8 सेक्शन थे। उनको कंसोलिडेट करके एक नया बिल प्रेजेंट हुआ। ठीक है, कहाँ पे? काउंसिल में प्रेजेंट हुआ ऑफ गवर्नर जनरल ऑन 4th, यहाँ ये डेट मेंशन है, 4 फरवरी 1897। जब वो बिल इंट्रोड्यूस हुआ काउंसिल में तो जो लॉ मेंबर थे पॉइंटेड आउट दैट द न्यू बिल वाज नॉट इंटेंडेड टू चेंज द एग्जिस्टिंग लॉ। तो जो काउंसिल के मेंबर थे उन्होंने क्या ये पॉइंट किया कि जो नया बिल हम प्रेजेंट कर रहे हैं उनमें लॉ, जो एग्जिस्टिंग लॉ है उसको चेंज करने का इंटेंशन नहीं है। इट्स ऑब्जेक्ट वाज सिंपली टू, क्या ऑब्जेक्ट था, लैंग्वेज को शॉर्टन करने का, फ्यूचर स्टैट्यूटरी enactments and as far as possible to provide for uniformity of expression where there was identity of subject matter। मतलब कि लॉ क्या लिखा है उसको चेंज करने का हमारा मोटिव नहीं है, हमें उसकी लैंग्वेज को इजी कर देना है, छोटा कर देना है एक्ट को, ताकि फ्यूचर में थोड़ा ना पॉसिबल हो जाए कि जल्द से जल्द जैसे जो है इंटरप्रिटेशन हो सके और ज़्यादा लंबा ना खींचे। ठीक है, it was convenient that the General Laws Act, which are already in the statute book, should be considered to have legislative dictionary, rule of construction of, मतलब कि वही रूल ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ एक्ट जो हमने पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव वही था, सब कुछ सेम ही था, बस लैंग्वेज शॉर्ट कर दी गई। अब लिस्ट ऑफ द जनरल क्लॉज एक्ट वाज रेफर टू द सिलेक्ट कमिटी एंड सिलेक्ट कमिटी सबमिटेड इट्स रिपोर्ट। उन्होंने 4 मार्च को रिपोर्ट सबमिट की। इन रिपोर्ट्स के बेस पे क्या हुआ, बिल वॉज पास बाय द काउंसिल ऑफ द गवर्नर जनरल एंड इट केम ऑन द स्टैट्यूट बुक्स एज, मतलब बिल पास हो गया, जनरल क्लॉज एक्ट जो है बन के आ गया 1897, जिसमें 10 ऑफ 1897 कितने एक्ट्स थे? 10 एक्ट उसके थे। अब इसमें जो एक्ट हैं वो कौन कौन से हैं? लिस्ट ऑफ अमेंडिंग एक्ट्स एंड अडैप्शन ऑर्डर्स। पहला अमेंडिंग एक्ट 1903, फिर है एक्ट ऑफ 1914, एक्ट ऑफ 17, एक्ट ऑफ 24, ऐसे कर करके यहाँ 14 एक्ट्स हो गए। ठीक है, देन वी हैव इम्पोर्टेंस ऑफ द जनरल क्लॉज एक्ट। इम्पोर्टेंस के बारे में अभी क्या ही पढ़े, जो मेन पॉइंट्स हैं उन पे जाते हैं जो कि सेक्शन 5 से इम्पोर्टेंट आते हैं। उनके डेफिनेशंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कवर, क्योंकि मेरा मोटिव सेक्शन 5 से था। सेक्शन 5 क्या बात करता है? सेक्शन 5 जो कह रहा है कमिंग इनटू ऑपरेशन ऑफ इनैक्टमेंट, कमिंग इनटू ऑपरेशंस ऑफ, और आप मधुर गीत सुन सकते हो कुत्तों का। कमिंग इनटू ऑपरेशन ऑफ इनैक्टमेंट क्या कह रहा है कि जब भी कोई जो सेंट्रल एक्ट आता है ना,
इस सेक्शन 5 का क्लॉज 1 कह रहा है कि जब भी कोई सेंट्रल एक्ट की डेट यानी कमिंग इनटू ऑपरेशन, कौन सी डेट को ये ऑपरेशन यानी ऑपरेट हुआ है, कौन सी डेट को इसको लाया गया है, पर्टिकुलर डेट जो है या डे जो है मेंशन नहीं है, तो क्या माना जाता है, देन इट शिल केम इनटू ऑपरेशन ऑन द डे ऑन विच इट रिसीव्स द assent in the case of central act made before the commencement of constitution of the governor general। यानी कि इस लाइन का मतलब है, पहले क्लॉज से बात कर रही हूँ, जब भी कोई सेंट्रल एक्ट को लाया गया है और वो कौन से दिन आया, पर्टिकुलर डे डेट मेंशन नहीं है, तो फिर क्या माना जाएगा कि जिस दिन इसने इसको इस एक्ट को इस बिल को कंसेंट मिली है। पहला केस, जब क्या बोलते हैं, जब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था वही नहीं आया था, यानी इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि 1950 से पहले की बात हो रही है यहाँ पे। अगर कॉन्स्टिट्यूशन से पहले का वो एक्ट है तो हम मान लेंगे कि जिस दिन गवर्नर जनरल ने कंसेंट दी होगी उस दिन वो एक्ट बना है, ठीक है। और जब इन द केस ऑफ एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी कि जब वो एक्ट जो है पार्लियामेंट का यानी कॉन्स्टिट्यूशन के आने की बात हो रही है, तो फिर क्या है, प्रेसिडेंट का कंसेंट हम मानेंगे, ठीक है। ओके, इफेक्ट ऑफ रिपील, ये कह रहे हैं सेक्शन 6 क्या कह रहा है, विद दिस एक्ट और एनी सेंट्रल एक्ट। तो अगर मैं इसको नोट्स में लिखूं तो लिखते हैं, यहाँ आ जाते हैं, एक मिनट, या तो मैं नया वही खोल लेती हूँ, जनरल क्लॉज एक्ट करके एक नया पेज। ठीक है, स्टार्ट करते हैं यहाँ से लिखना सेक्शन 5 के बारे में। सेक्शन 5 क्या कह रहा है, कैसे चार्ट बनाऊं, कमिंग इनटू ऑपरेशन, फिर है जब भी कोई सेंट्रल एक्ट की डेट मेंशन नहीं होगी बिफोर, नहीं ऐसे नहीं बनाना, कमिंग इनटू ऑपरेशन, उसमें बात हो रही है दो तरह की। पहली बात है बिफोर कॉन्स्टिट्यूशन, और एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, पी माने पार्लियामेंट। बिफोर कॉन्स्टिट्यूशन है तो फिर जिस दिन गवर्नर जनरल की कंसेंट मिली है, गवर्नर जनरल कंसेंट, और यहाँ
प्रेसिडेंट की कंसेंट। क्लियर है? बिल्कुल इजी पार्ट। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट। यहाँ आप क्या बोल रहे हैं सेक्शन 6 में? सेक्शन 6 क्या कह रहा है? सेक्शन 6 ये कह रहा है कि जब भी कोई एक्ट जो है where this act or any central act or regulation made after the commencement of this act, इस एक्ट के बाद या कोई सेंट्रल एक्ट, ठीक है, repeals any enactment made or hereafter to be made, then unless a different intention appears, the repeal shall not revive anything not in force or existing at the time at which the repeal takes act। इसको एक मिनट यहाँ से करते हैं। यहाँ जो रिपील वर्ड का मतलब बोल रहा है ना, यही देखो, रिपील वर्ड का जो मतलब है वो हमें पता है। रिपील का मतलब क्या होता है? किसी भी एक्ट, मतलब कि यहाँ इसकी लैंग्वेज क्या है, इफेक्ट ऑफ रिपील, किसी एक्ट को वापस ले लिया गया है। रिपीलमेंट का मतलब है कि उसको वापस ले लिया गया है या फिर उसको खत्म कर दिया गया है। तो आपके जो मतलब कि जो एग्जिस्टिंग चीजें चल रही होंगी ना, उनके इंटेंशंस पे, या ये क्या हो रहा है, रिपील, ऐसा लग रहा है कि स्क्रीन नहीं दिख रही है, बट आई बिलीव कि स्क्रीन दिख रही है यहाँ पे जो मैं बोल रही हूँ। मतलब कि यहाँ जो इफेक्ट ऑफ रिपील का मतलब है, वहाँ पे क्लियर है कि जो भी चीज़ें, अगर कोई एक्ट आया है नया या फिर कोई एक्ट को वापस ले लिया गया है, रिपील कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया है, तो जो आपके एग्जिस्टिंग जो भी ऑपरेशंस चल रहे थे किसी भी तरीके के, उन पे कैसा इफेक्ट नहीं आएगा वो देखना है। द रिपील शेल नॉट, यानी कि उस रिपील की वजह से रिवाइव एनीथिंग नॉट इन फोर्स। जैसे कि मान लो दो एक्ट्स हैं, एक इफेक्टिव है एक नॉन इफेक्टिव है, ठीक है। तो उसका मतलब ये नहीं है कि अगर जो इफेक्टिव लॉ को रिपील कर दिया गया है, जो एग्जिस्टिंग जो लॉ है इफेक्टिव, उसको अगर रिपील कर दिया गया, रिपील कर दिया गया है, और दूसरा जो है जिस पे कोई इफेक्ट नहीं है, जिसका कोई इफेक्ट नहीं है उस टाइम पे, वो इफेक्टिव हो जाएगा। वो ये नहीं कह रहा। मतलब कि इफेक्टिव लॉ अगर उसको रिपील करते हैं तो इनएक्टिव जो इन इफेक्टिव है वो इनइफेक्टिव ही रहेगा, उस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, वो उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे, ठीक है। उसके बाद कहा है आफ्टर द प्रीवियस ऑपरेशन ऑफ एनी एनैक्टमेंट सो रिपील्ड ऑफ और एनीथिंग ड्यूली डन और सफर देयर अंडर, यानी कि किसी एक्ट को रिपील करने के बाद किसी एक्ट को रिपील कर दिया गया, लेकिन उस एक्ट के पहले कुछ ऑपरेशंस थे जो ऑलरेडी चल रहे हैं, उन पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा कि उनको सरेंडर या उनको खत्म नहीं किया जाएगा। वो ऑपरेशंस पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा उसके रिपीलमेंट का। जैसे कि अब एक मिनट, ये जो थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं उसमें और अच्छे से समझ में आएगा। अफेक्ट एनी राइट, प्रिविलेज, ऑब्लिगेशन और लायबिलिटी, यानी कि अगर आपकी कोई राइट्स थे किसी एक्ट, अब जैसे राइट टू प्रॉपर्टी वाला एक्ट था, उसको उसमें चेंजेस आए, तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि राइट टू प्रॉपर्टी से पहले वो जो एक्ट, वो जो राइट फॉलो कर रहे थे, उस पे कोई इफेक्ट पड़ गया, उस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा उसके रिपीलमेंट से पहले। मतलब बात हो रही है रिपीलमेंट की। रिपील करने से आपने कोई ऑफेंस किया है, वो ऑफेंस जो है, फोर्थ पॉइंट में देखना, कोई ऑफेंस किया है, जैसे कि मतलब आज के टाइम से पहले मान लो, अभी किसी भी एक एक्टिविटी को ऑफेंस बोल दिया गया हो, मान लो कि वो ऑफेंस नहीं है, लेकिन आपने वो ऑफेंस पहले किया हुआ है जिस टाइम पे उसको ऑफेंस माना जाता था। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब वो एक्ट रिपील होने की वजह से, जो आपके ऊपर ऑफेंस की वजह से जो आप पे पेनल्टी लगी थी या फिर जो आपके ऑब्लिगेशंस आए थे या पनिशमेंट लगी थी, वो पनिशमेंट आपकी खत्म हो जाएगी। रिपीलमेंट से आपकी वो पनिशमेंट खत्म नहीं होगी पास्ट पे। मतलब ओवरऑल जो कहने का मतलब वही है कि आपकी पास्ट एक्टिविटीज पे, पास्ट राइट्स पे, पास्ट पेनल्टीज पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा रिपीलमेंट की वजह से, ठीक है। फिर फिफ्थ पॉइंट क्या कह रहा है? अफेक्ट एनी इन्वेस्टिगेशन, को इन्वेस्टिगेशन हो रही है, लीगल प्रोसीडिंग हो रहा है, रेमेडी की बात हो रही है किसी राइट के रिगार्डिंग, प्रिविलेज मिल रहा है, ऑब्लिगेशन मिल रहा है, लाइबिलिटी, पेनल्टी, मतलब वही बात कि जो भी है पनिशमेंट है, आप इंजॉय कर रहे हो कोई चीज, आप पे सफरिंग हो रही है उस वजह से, क्योंकि आपने वो ऑफेंस किया हो या आप पे लाइबिलिटी हो गई हो क्रिएट, आपका उस एक्ट के रिपीलमेंट की वजह से आपके पास्ट एक्टिविटीज पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। And any such investigation, legal proceeding, or remedy may be instituted, continued, or enforced, and any such penalty, forfeiture, punishment may be imposed as if the repealing act or regulation had not been passed, ठीक है। कहाँ थे? हाँ, यहीं पे। Then we have section 6A, 6 capital A, repeal of act making textual amendment in act or regulation। देखते हैं इसको। यहाँ ये जो हमारा सेक्शन 6 कैपिटल ए बोल रहा है, ये बोल रहा है
अगर हम क्रक्स में बात करें, अभी पूरी लैंग्वेज में ना देखें, तो इसके कहने का ऑब्जेक्टिव यही है कि जब भी कोई सेंट्रल एक्ट जो है वो किसी भी एक्ट को रिपील करता है, यानी एक एक्ट की वजह से दूसरा एक्ट जो है रिपील होता है, टेक्सचुअल अमेंडमेंट मतलब जो हमारा सर्कुलर नोटिफिकेशन इस तरीके से बताया जाता है, उसके थ्रू रिपीलमेंट बताई गई है, तो उस नोटिफिकेशन या उस सर्कुलर पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा जब तक कि वो चीज स्पेसिफिकली बताई ना जाए इस अमेंडमेंट को। ठीक है, यानी कि अब हम टेक्स्ट वाइज देख लेते हैं। Where any central act regulation made after the commencement of this act repeals any enactment by which the text of any central act and regulation was amended by the expression, omission, insertion, or substitution of any matter, then unless a different intention appears, the repealment shall not affect the continuance of any such amendment made by the enactment so repealed and in operation at the time of such repeal. यानी कि जो रिटर्न अमेंडमेंट किया गया है उसकी इनैक्टमेंट पे कोई इफेक्ट ही नहीं आएगा। ठीक है, रिपीलमेंट शेल नॉट इफेक्ट द कंटिन्यूअंस ऑफ एनी सच अमेंडमेंट। उस रिपीलमेंट की वजह से, उस अमेंडमेंट की वजह से, यानी वो जो रिपील किया गया है उससे अमेंडमेंट पे कोई इफेक्ट नहीं आने वाला है। एट वन टाइम doubts appear to have been entertained as to whether the repeal of an act which had altered the wording of an earlier act did or didn't have the effect of restoring an original wording. To remove the doubt, Section 6A was resorted by an amendment in 1936. The law, मतलब इतना लैंग्वेज पढ़ने में ना, इसको मैं छोटे पॉइंट में बता देती हूँ। इन लाइन का बेसिकली मतलब यही है कि पहले जब ये रिपील वाली जो सेक्शन है इसको ऐड नहीं किया गया, तो उससे पहले डाउट होता था कि जो किसी भी एक्ट को रिपील किया जाता है जिसकी वजह से किसी एग्जिस्टिंग या अर्लियर लॉ में उनकी वर्डिंग्स पे को अल्टर किया जाता है या कोई इफेक्ट पड़ता है या नहीं पड़ता है, उस डाउट को क्लियर करने के लिए रिपीलमेंट वाला ये जो सेक्शन है कि मतलब जो टेक्सचुअल अमेंडमेंट है उनकी नोटिफिकेशन सर्कुलर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा जब तक कि स्पेसिफिकली बताया ना जाए, इसलिए इस जो सेक्शन है इसको ऐड किया गया था। ठीक है, तो इस सेक्शन का मोटिव और जो यही था कि डाउट क्लियर करने का। द अब ये जो टेक्स्ट वर्ड है, इसमें टेक्स्ट वर्ड का मतलब क्या, डिक्शनरी मीनिंग है सब्जेक्ट और थीम। ठीक है, वेयर एनैक्टमेंट अमेंड्स द टेक्स्ट ऑफ अदर, इट अमेंड्स द सब्जेक्ट और थीम ऑफ इट। यानी कि कोई भी अमेंडमेंट जो है किसी भी दूसरे एक्ट का, किसी दूसरे एक्ट का वो बदल देता है, टेक्स्ट बदल देता है, यानी कि उसने उसका सब्जेक्ट और थीम ही बदल दिया। ठीक है, इट वॉज हेल्ड, जो ये केस हुआ था उसमें टेक्स्ट जो है कम्प्रिहेंसिव इनफ टू टेक इन द सब्जेक्ट एज वेल एज द टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन स्टैट्यूट। ओके, अब आ जाते हैं हम रिवाइवल ऑफ रिपील्ड इनैक्टमेंट सेक्शन 7 पे। सेक्शन 7 जो कह रहा है वो ये कह रहा है कि रिवाइवल का मतलब क्या होता है, दोबारा से वापस ले आना, दोबारा से उसको जिंदा कर देना, एक्टिव कर देना। ठीक है, तो कोई भी एक्ट को रिपील करने के बाद क्या हम किसी भी, जिस एक्ट को हमने रिपील कर दिया उसका हम कोई पोर्शन जो है जिंदा रखना, यानी कि उसको वापस लाना चाहते हैं, तो क्या ये पॉसिबल है, या पूरा एक्ट को ही वापस लाना चाहते हैं तो क्या ये पॉसिबल है। जैसे कि हमारा जो कंपनीज एक्ट है 1956 जो था, रिपील होके आया है 2013, कंपनीज एक्ट 2013। तो अब मान लो जब भी हम, अगर हम चाहें, जैसे कि 1956 के कुछ प्रोविजंस हैं जिनको रिपील, 1956 जो है पूरा रिपील तो हुआ है, बट उनके कुछ प्रोविजंस हैं जिनको रिपील नहीं किया गया, उनको रिवाइव कर दिया गया है। ठीक है, और उनको कंपनीज एक्ट 2013 में उनको जगह दी गई है। मतलब कि कंपनीज एक्ट 2013 में कुछ पोर्शन, कुछ प्रोविजंस 1956 के अभी भी फॉलो होते हैं, राइट। तो इसका मतलब क्या है कि आपने कोई एक्ट रिपील कर दिया है, सेक्शन 7 ये कह रहा है आपने कोई एक्ट रिपील कर दिया, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो मतलब कि खत्म ही हो चुका है, वो दोबारा लौट कर आने ही नहीं वाला, क्योंकि वो एक्ट है, वो प्रोविजन है, वो इंसान नहीं है, वापस ला सकते हो उसका कुछ पोर्शन, वापस ला सकते हो। ठीक है, तो कोई भी सेंट्रल एक्ट, बात वही कही है, कोई भी सेंट्रल एक्ट, कोई भी रेगुलेशन जो है इस एक्ट के कमेंसमेंट के बाद है। ठीक है, तो आपको ये लाइन तो हर जगह लिखनी है। इन एनी सेंट्रल एक्ट और रेगुलेशन मेड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट necessary है for the purpose of reviving either wholly or partially any enactment wholly or partially repealed expressly to state that purpose। ठीक है, यानी कि wholly law partially law पॉसिबल है। ठीक है, उसके बाद दिस सेक्शन अप्लाइज आल्सो टू दिस ऑल सेंट्रल एक्ट्स, ये सारे सेंट्रल एक्ट्स को अप्लाई होता है, मेड आफ्टर
दी 3rd जनवरी 1868 3rd जनवरी 1868 के बाद जितने भी सेंट्रल एक्ट है उनको ये सेक्शन अप्लाई होता है, एंड टू ऑल रेगुलेशन मेड ऑन और आफ्टर द 14th ऑफ जनवरी 1887, ठीक है, इन डेट्स है। ओके, अब आते हैं हम अपना सेक्शन भैया 8 कहाँ गए हम? अरे यार, नखरे हैं नखरे बस। पीडीएफ कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफरेंसेस टू रिपील्ड इनैक्टमेंट। सेक्शन 8 क्या कह रहा है? कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफरेंसेस, रेफरेंस की बात कर रहा है। अब रेफरेंस में अभी लैंग्वेज में नहीं घुसते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं तो जब भी हम बात करें अगर इनकम टैक्स एक्ट की, तो कैलकुलेशंस होती है, और कुछ कैलकुलेशंस ना आपको कहीं कहीं पे ऐसा दिखेगा कि रिपील्ड एक्ट की बात करता है। जैसे कि कोई मान लो कहीं कुछ कैलकुलेशन है जहाँ पे कह दिया गया है कि एज पर दी कंपनीज एक्ट 1956 बोल दें, तो अब 1956 जो है इनकम टैक्स एक्ट है, ये कोई सा भी एग्जांपल के कोई सा भी एक्ट मान लो जहाँ पे ऐसे ऐसे एक्ट की रेफरेंसेस दी गई है, ऐसे एक्ट को रेफर किया गया है जो कि अब है ही नहीं, ठीक है, जो कि अब बचा ही नहीं है, लेकिन उसकी जगह दूसरा एक्ट सिमिलर कोई दूसरा एक्ट आ गया, उसका एडिशन जो भी है, सब्ट्रैक्शन, नया अमेंडमेंट एक्ट बन के आया। अब जब बोला जा रहा है कि वो रिपील्ड एक्ट को रेफर कर रहा है, तो क्या हम रिपील्ड एक्ट को पढ़ेंगे जाके, या हम ये कहेंगे कि रिपील्ड एक्ट को वापस लेकर आओ, क्योंकि ये जो दूसरा एक्ट है ना, वो हमें वो रिपील्ड एक्ट रेफर कर रहा है, हमें तो नहीं कहेंगे ना। हम क्या करेंगे, जो सॉरी, ऑलरेडी जो रिपील हो चुका है, जो एक्ट चला गया है, हाँ, तो उसको रेफर नहीं करेंगे हम इंटरप्रिटेट कर लेंगे अपना कॉमन सेंस लगा के कि भैया जो अभी ये रिपीलमेंट के बाद जो एक्ट आया है, न्यू एक्ट, ये उसकी बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बात वही हुई कि कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफरेंसेस टू रिपील्ड एनैक्टमेंट, आपको इसमें यही एक्सप्लेन किया जा रहा है कि जिस भी विद और विदाउट मॉडिफिकेशन, चेंज है नहीं है, एनी प्रोविजन ऑफ अ फॉर्मर एनैक्टमेंट देन रेफरेंसेस इन एनी अदर, कि मतलब जो भी इनैक्टमेंट की बात की जा रही है, हमें वहां पर रेफर कर लेना है कि वो जो रिप्लीमेंट के बाद जो नया एक्ट आया है, जो नया इनैक्टमेंट हुआ है, ये उसकी बात कर रहा है, ठीक है। ये हो गया हमारा कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफरेंसेस टू रिपील्ड एनैक्टमेंट सेक्शन 8। अब है कमेंसमेंट एंड टर्मिनेशन ऑफ टाइम। कोई भी एक्ट जो है कमेंस या टर्मिनेट, उसकी टाइमिंग की बात हो रही है, ठीक है। तो इसको भी डिटेल में अभी देखते हैं, यहाँ ये वन नोट पे देखते हैं, यहाँ दिया है देखना, कमेंसमेंट और टर्मिनेटिंग कैसे आपको कहाँ से कमेंस हो रहा है और किसको इंक्लूड करना है, किसको एक्सक्लूड करना है, उसकी बात हो रही है। तो जब इसमें साफ साफ शब्दों में इतनी सी बात बोली गई है कि फ्रॉम, यानी कि जहां से शुरू कर रहे हो और जहां टर्मिनेट हो रहा है, फ्रॉम आपका लग रहा है फ्रंक, फ्रॉम सेक्शन 9 कह रहा है कि आपको जो फ्रॉम वर्ड है ना, यानी कि फ्रॉम वाली जो टाइमिंग डेट दे रखी है उसको आप एक्सक्लूड करो, और जो टू वाली जो डेट दे रखी है उसे इंक्लूड करना है। यानी कि अगर बोला है मान लो 31st मार्च नहीं, सॉरी 1 अप्रैल होता है, कि कोई भी एक्ट है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की बात कर रहा है, तो ये फ्रॉम से लेकर टू बोला है, फ्रॉम 31 अप्रैल टू 31 मार्च, तो आप क्या करोगे, इस 1 अप्रैल को एक्सक्लूड करोगे और 31 मार्च को इंक्लूड करोगे कमेंसमेंट या टर्मिनेटिंग के लिए, ठीक है। तो उसके बाद है दिस सेक्शन अप्लाई ऑल्सो टू सारे से, ये जो बात है ये तो रिपीट कर करके है कि 3rd जनवरी ऑफ 1868 को भी अप्लाई होता है, उसके मतलब कि उसके बाद जो एक्ट्स आए हैं उनको भी। मेन बात क्या है कि 1 अप्रैल, यानी कि जहाँ फ्रॉम वाली जो डेट दे रखी है उसको आप एक्सक्लूड करोगे, और जो आपको टू वाली डेट यानी कि इंक्लूड करनी है आपको, कौन सी, जो टू के बाद डेट दे रखी है उसको इंक्लूड करना है, दैट्स इट। फिर आ जाते हैं कंप्यूटेशन ऑफ टाइम पे, इस पे जाते हैं मॉड्यूल के लिए, यह यहीं देखते हैं कंप्यूटेशन ऑफ टाइम, इसको थोड़ा नीचे करो।
इधर आ जाते हैं नीचे थोड़ा। इसमें बोल रहा है कंप्यूटेशन ऑफ टाइम। कंप्यूटेशन ऑफ टाइम का मतलब है कि मान लो आपको कोई किसी चीज की लास्ट डेट दे रखी है, ठीक है, किसी चीज की लास्ट डेट दे रखी है, बट वो चीज क्या है, आज के लिए बंद है, और वो उस चीज के को अप्लाई करने की, या उस चीज के लिए डेट जो है वो आज लास्ट डेट है, बट आप अप्लाई ही नहीं कर सकते, या आप उस चीज को प्रोसेस ही नहीं कर सकते क्योंकि वो जगह ही वो बंद है, ठीक है। जैसे कि अगर कोर्ट की एग्जाम्पल है कि आपको कोर्ट में केस करना है, ठीक है, कुछ अपील करना है, बट उसके लिए लास्ट डेट आज है और आज कोर्ट बंद है, तो फिर आप क्या करोगे, उसके लिए आपको बोला गया है कि आपके उस प्रोसेस के लिए आपका वो जो टाइम है वो एक्सटेंड हो जाएगा, इन केस कि वो लास्ट डेट आज है, और लास्ट डेट आज है पर वो जगह ही, यानी कोर्ट का एग्जांपल लिया तो वो कोर्ट जो है वो बंद है, तो फिर आपके लिए वो टाइम जो है एक्सटेंड हो जाएगा और बाद में भी कर सकते हो। दैट्स इट, कमेंसमेंट ऑफ टाइम में भी इतना ही है। अब जो नेक्स्ट बात निकल के आ रही है वो ये निकल के आ रही है सेक्शन 11 की, जो हम बात कर रहे हैं कि मेजरमेंट बताया है कि आप डिस्टेंस को मेजर कैसे करेंगे। तो डिस्टेंस मेजर के लिए साफ सीधी बात ये दी गई है कि स्ट्रेट लाइन या हॉरिजॉन्टल लाइन, या मतलब कि आप घूम फिर के आ रहे हो कहीं, डिस्टेंस मेजर करने की बात कर रहे हो, वो कैलकुलेट नहीं होगा, स्ट्रेट लाइन कैलकुलेट होगी, ठीक है। मेजरमेंट के लिए क्या कहा गया है कि स्ट्रेट लाइन या हॉरिजॉन्टल लाइन जो है उसको कैलकुलेट करेंगे आप, घूम फिर के डिस्टेंस कैलकुलेट, मतलब इस तरीके से आप डिस्टेंस कैलकुलेट, और फिर आप अपनी डेस्टिनी पे पहुंच रहे हो, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का स्ट्रेट माना जाएगा, ठीक है, सीधी लाइन, स्ट्रेट डिस्टेंस मेजर होगा। इसके बाद हमारा आता है सेक्शन नंबर 12। यहाँ पे नहीं सेक्शन को ही समझना, और लैंग्वेजेस में मत घुसना, क्योंकि लैंग्वेज जो है वो बुक्स के अकॉर्डिंग है, और जो मेन बात कही जा रही है हमें वो समझना है, चाहे फिर हम वो किसी भी लैंग्वेज में समझे। आ जाते हैं, हाँ, उसके बाद सेक्शन 12 क्या कह रहा है, सेक्शन 12 बात कर रहा है हमारी प्रो राटा बेसिस की, प्रो राटा बेसिस की बात कर रहा है, यानी कि मान लो गवर्नमेंट ने कोई रूल लगाया है या किसी भी क्वांटिटी वेट की बात की गई है, तो उसमें अगर मान लो बोला हो कि एक मिनट, प्रो राटा बेसिस में हमने क्या देखा कि थोड़ा वॉइस इशू होगा, मैनेज कर लेना। प्रो राटा बेसिस में हमने देखा है कि मतलब मान लो गवर्नमेंट कभी वेट की बात कर रही है, किसी भी चीज की वेट की बात कर रही है, क्वांटिटी की बात कर रही है। फॉर एन एग्जाम्पल गवर्नमेंट ने कहा 400 केजी वेट, 400 केजी वेट हो रहा है मान लो 40 रुपीज का, तो अगर 500 केजी होगा तो क्या 5 रुपीज, मतलब अकॉर्डिंग टू वेट, मतलब प्रो राटा बेसिस चलेगा यहाँ पे कि यानी 400 डिवाइड में 40 विल कम 10, ठीक है, यानी कि रेशियो उस हिसाब से प्रो राटा बेसिस के हिसाब से किसी भी वेट क्वांटिटी की बात करेगी गवर्नमेंट। तो यहाँ पे क्या है, सेक्शन 12 में प्रो राटा बेसिस की बात हो रही है, किसी भी क्वांटिटी या वेट या फिर मेजरमेंट, किसी भी गुड्स की वैल्यू या गुड्स की वैल्यू के बारे में बात हो रही है, मेजरमेंट की बात हो रही है कि वो किस हिसाब से हो सकता है, उसकी वैल्यू किस हिसाब से उसके वेट के प्रो राटा बेसिस में होगा। इसके बाद हमारा सेक्शन 13 जो कह रहा है, सेक्शन 13 बात कर रहा है जेंडर और नंबर की। अब जेंडर में देखो बहुत जगह हमें क्या मिलता है जेंडर में, लॉज में हर जगह ही मतलब ही या तो यूज हो रहा है, या फिर शी तो यूज नहीं हो रहा, ही यूज हो रहा है। तो क्या आप किसी भी ऑफेंस में मान लो बोला ही इज पनिशेबल टू दिस लाइबिलिटी, ही इज पनिशेबल विद दिस नंबर ऑफ पेनल्टी, या फिर दिस रुपीज ऑफ पेनल्टी, तो क्या उसमें ये मतलब है कि सिर्फ मतलब कि अगर लड़की करती है तो वो फंसेगी ही नहीं, यानी कि अगर बात शी की हो तो शी को तो मिलेगी ही नहीं पनिशमेंट, क्योंकि शी तो बोला ही नहीं है लॉ में। तो इतना आपको लॉ की लैंग्वेज से लिटरल नहीं निकालना, शी नहीं बोला ही बोला है, इसका मतलब है कि ही के साथ शी भी इंक्लूड होगी, अगर शी करती है वो काम तो शी भी पकड़ी जाएगी, शी के भी ऊपर भी पेनल्टी लग सकती है। प्लस नंबर में कह रहे हैं कि अगर जैसे कि बोला है कि आरओसी के पास पावर है इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट देने का, तो क्या आरओसी के पास सर्टिफिकेट देने का पावर है, आरओसी हैज पावर टू
गिव सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, तो क्या वो सर्टिफिकेट की बात जो हो रही है वहाँ पे सर्टिफिकेट लिखा है, सर्टिफिकेट्स नहीं लिखे, तो क्या हम अपने आप इंटरप्रिटेट नहीं कर सकते कि आरओसी के पास पावर है, कितने मर्जी भी सर्टिफिकेट दे सकती है इनकॉर्पोरेशन के। अब जितनी कंपनी इनकॉर्पोरेट होंगी तो उस हिसाब से सर्टिफिकेट्स भी होंगे, तो वहाँ सर्टिफिकेट लिखा है, सर्टिफिकेट्स नहीं लिखा, उससे भी हम समझते हैं कि भैया वहाँ पे प्लूरल भी आ रहा है, ठीक है। सेक्शन 13 यहाँ पे हो गया। फिर हमारा आता है सेक्शन 14, ठीक है। सेक्शन 14 में बात हो रही है पावर्स की। अब जो सेक्शन 14 की पावर्स हैं, ये कैसे हैं कि आपको जो पावर्स दी गई हैं, सेक्शन 14 जो कह रहा है पावर्स की बात जो कर रहा है कि कोई पावर अगर दे दी जाती है तो उसका यूज़ आप टाइम टू टाइम एक्सरसाइज करने में यूज़ कर सकते हो, वो टाइम टू टाइम एक्सरसाइजेबल है, ठीक है। अगर जैसे कि एक मिनट, मान लो मेरी मम्मी ने मुझे कहा है कि तू जितनी बार कम मार्क्स लाएगी उतनी बार मेरे से ताने खाएगी, मतलब अगर जब तक कम मार्क्स आएंगे तब तक ताने आते रहेंगे, या फिर जब तक जितने अटेम्प्ट्स होंगे उतने ताने आएंगे, ठीक है। और जितने अटेम्प्ट्स होंगे उतने, जब तक नेक्स्ट अटेम्प्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आपको ताने पड़ते ही रहेंगे, पड़ते ही रहेंगे। तो फिर अब इसमें क्या है, ये पावर जो एक्सरसाइज हो रही है, ऐसा नहीं कि जितने अटेम्प्ट आएंगे तो मम्मी एक बार नया रूल लेकर आएगी कि इस बार फिर से ताने पड़ेंगे, इस बार नहीं पड़ेंगे। वो पावर जब मर्जी मम्मी तब एक्सरसाइज कर सकती है, राइट। तो यहाँ पे मतलब क्या है, पावर्स देने के बाद वो एक्सरसाइजेबल होती है टाइम टू टाइम, उसके लिए कोई आपको नया ये नोटिस वोटिस लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। एक्सरसाइजेबल वो एक्सरसाइजेबल हो गया हमारा ये। अब है हमारा सेक्शन 15, ऐसे हमारे सेक्शन 28 तक सेक्शंस बचे। इसमें क्या कहा जा रहा है कि पावर टू अपॉइंट एक्स ऑफिशियो। एक्स ऑफिशियो का मतलब होता है कि नाम से कोई बंदे को आप अपॉइंट नहीं कर रहे हो। सेक्शन 15, पावर टू अपॉइंट टू इंक्लूड पावर टू अपॉइंट एक्स ऑफिशियो। आप किसी को जब अपॉइंट करते हो ना, तो आप उसके नेम से अपॉइंट नहीं कर रहे हो, आप उसकी पोजीशन से अपॉइंट कर रहे हो, आपका वो जो उसका जो फंक्शन है उससे वो अपॉइंट हो रहा है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर बोल दिया गया जाए जैसे कि कौन सा एग्जांपल लें, जो जीएसटी काउंसिल बनती है उसमें जो मेंबर्स हैं, उसमें जो उनकी पोजीशन है वो किसी नाम से, किसी को ये नहीं है कि निर्मला सीतारमन को ही श्रीमती निर्मला सीतारमन जी को ही क्या बनाया जाएगा, यहाँ पे उनको ही वो पावर मिलेगी। तो वो क्या है, उस उनके नाम से वो उनको पावर नहीं मिल रही है। उनको कैसे पावर मिल रही है, उनको पावर मिल रही है उनके पोजीशन की वजह से, क्योंकि वो क्या है, क्या है वो, क्या है, वित्त मंत्री हैं, हाँ जी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि कल को फाइनेंस मिनिस्टर कोई भी होगा तो वो पोजीशन किसको मिल जाएगी, जो भी नेक्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर बनेगा वो पोजीशन उसकी हो जाएगी। तो यहाँ पे नाम की वजह से वो पोजीशन नहीं मिल रही है उसे, उसे उस जो वो फंक्शन या फिर जो पोजीशन होल्ड करके बैठा उसको, उस वजह से एक्स ऑफिशियो, यानी कि उसे वो उसके उस पोजीशन की वजह से उसे दूसरी पोजीशन मिली है, ठीक है। तो पावर टू पॉइंट एक्स ऑफिशियो का मतलब यही है। इसके बाद हमारा क्या है, पावर टू पॉइंट टू इंक्लूड पावर टू सस्पेंड और डिसमिस। डिसमिस करने की पावर की बात हो रही है सेक्शन 16 में। एक तो स्पेस यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे बात हो रही है कि मान लो अगर किसी कंपनी में कोई मेंबर अपॉइंट हो रहा है, सॉरी एम्प्लॉय अपॉइंट हो रहा है, तो उस कंपनी के पास पावर है कि वो उसको फायर भी कर सकती हो, उसके पास पावर है कि उसको सस्पेंड भी कर सकती है। ऐसा थोड़ी है कि अपॉइंट हो गया है तो वो बंदा दोबारा से क्या बोलते हैं उसको हटाया नहीं जा सकता, सस्पेंड नहीं किया जा सकता। यानी कि यहाँ पे सस्पेंशन से बात हो रही है कि भैया आपको अपॉइंट करने का पावर है, तो आपको आप सस्पेंड भी कर सकते हो, आपके पास सस्पेंशन का भी पावर है। दैट्स इट, इतनी सी, यानी कि पावर टू अपॉइंट हमने पढ़ा अपॉइंटमेंट का, तो फिर यहाँ पे आपका सस्पेंशन भी पॉसिबल है। तो जो भी कोई भी ऑफिस या फिर पोजीशन जो है किसी को अपॉइंट करते हैं तो वो उनको सस्पेंड भी कर सकती है। यहाँ अब आता है सेक्शन 17 जिसमें बात हो रही है सब्स्टिट्यूशन ऑफ फंक्शनरीज की। उससे पहले हमें स्पेस चाहिए। सब्स्टिट्यूशन ऑफ फंक्शनरीज जो कि कहता है कि भैया जैसे कि आप कहीं पे भी कोई सिग्नेचर करते हैं या कुछ भी, तो वहाँ पे आप कोई पावर एग्जीक्यूट कर रहे हैं, आप किसी एक ऐसी पोजीशन पे हैं जहाँ पे आपको एक टाइटल दिया गया है, तो आप वहाँ पे अगर अपना नाम मेंशन नहीं करके आप अपना पोजीशन मेंशन कर देते हैं, आप अपना टाइटल मेंशन कर देते हैं, तो वो भी वैलिड रहेगा, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन ऑफ फंक्शनरीज,
ठीक है? यानी कि क्या मतलब आप अपना नाम मेंशन ना करके आप अपने टाइटल की बात कर लेते हैं। आप अपने पावर्स जिस मतलब वो पावर जिस नाम से वो पावर है, यानी कि अगर आप सीएस हैं, तो आप अपना सीएस का स्टैम्प लगा दें। आप अपने मतलब कि मेंबरशिप नंबर या फिर कुछ भी। तो आप जिस पावर को होल्ड करके बैठे हैं, आप जिस भी फंक्शन को ऑपरेट कर रहे हैं, उसके टाइटल के अकॉर्डिंग उसका टाइटल ही आप अगर वहाँ पे मेंशन कर दो, वो भी वहाँ पे रेलेवेंट होगा, ठीक है? मतलब आपको अपना नाम मेंशन करना ही मैंडेटरी नहीं है। अब आता है हमारा सेक्शन नंबर 18। सेक्शन नंबर 18 मतलब यहाँ पे अगर आप मॉड्यूल के हिसाब से, मैं मॉड्यूल को बार-बार क्यों नहीं देख रही हूँ या फिर मॉड्यूल से क्यों नहीं स्टडी मटेरियल से की लैंग्वेज से क्यों नहीं कर रही हूँ, क्योंकि अगर आप स्टडी मटेरियल की लैंग्वेज देखोगे ना, तो एक तो स्टार्टिंग की लाइन रिपीटेड है, ठीक है? 2-2 पार्ट्स में एक डेफिनिशन को बताया गया है, 2-2 पॉइंट्स में बताया गया है। तो अगर आप स्टार्टिंग की लाइन देखोगे, तो वो स्टार्टिंग की लाइन तो रिपीटेड रिपीटेड ही है, जो आपको याद कर लेनी है, और आपको जब भी आपको आंसर ड्राफ्ट करना है, तो आपको लाइन लिखनी है। बाकी फिर आप अपनी लैंग्वेज में लिखो। उसके बाद वो जो रिपीटेड लाइन है, फिर अगर आप वो स्टडी मैथ की लैंग्वेज से देखोगे ना, तो थोड़ा ऐसा डिफ़िकल्ट सा लगता है समझने में, समझ नहीं आता है। लेकिन अगर आप उसको बार-बार पढ़ोगे ना, तो आपको उसका क्रक्स समझ में आ जाएगा, आपको उसका समझ में आ जाएगा कि ये प पॉइंट कहना क्या चाह रहा है। तो फिर मैं उस लैंग्वेज से पढ़ के, क्योंकि मेरे को तो अभी वो क्लियर है वो चीज़ कि मतलब क्या बोलना चाह रहा है, क्या नहीं बोलना चाह रहा है। बट वहाँ अगर मैं लैंग्वेज से पढ़ूँगी, और जो बंदा पहली बार जनरल क्लॉज़ एक्ट पढ़ रहा होगा, उसका तो मतलब भेजा ऐसे उड़ जाएगा, क्योंकि जो लैंग्वेज लिखी है वो थोड़ी डिफ़िकल्ट है, समझ ना आने वाली है, मतलब जो बात कही जा रही है। अगर हम अब सेक्शन 17 देख रहे हैं, तो यहाँ पे कितनी सिंपल सी बात कही है कि फंक्शनरीज़, टाइटल देख के भी आप समझ नहीं पा रहे हो कि यार बोलना क्या चाह रहा है, आप कॉमन सेंस लगा ही नहीं सकते इसमें। लेकिन फिर जब आपको ये चीज़ समझ में आ जाए कि अच्छा ये टाइटल की बात कर रहा है, ये बात कर रहा है हमारे पावर की, हम जो पावर होल्ड करके बैठे हैं, आप वो मेंशन कर दो तो वो भी चलेगा। तो वो चीज़ें मतलब पढ़ के समझ में आना ना, 3 से 4 बार जिसने चैप्टर पढ़ा होगा उसको ही समझ में आएगा। फर्स्ट टाइम वाला कन्फ्यूज़ हो जाएगा, तो मैं वो कन्फ्यूज़न चाहती नहीं हूँ। इसलिए मैं सेक्शन मतलब कि जो ऐसे ही टाइटल्स देख के जो मुझे समझ में पता है, मैं उसको ही यहाँ पे बोल के बता रही हूँ, और सही ही बता रही हूँ मैं, मतलब गलत नहीं बता रही। ठीक है, सेक्शन 18 क्या बोल रहा है? सेक्शन 18 बात कर रहा है सक्सेसर की। ठीक है, सक्सेसर माने जो आपके बाद आए हैं, ठीक है? उनको क्या कहते हैं? सक्सेसर। मतलब जो पोज़ीशन आप छोड़ चुके हो, उसके बाद उस पोज़ीशन पे कोई आया है, उसको कहते हैं सक्सेसर। अब मान लो मैं किसी कंपनी में डायरेक्टर हूँ, और मैंने किसी मतलब मैंने बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स किए हैं, ठीक है? बट मेरे विल की वजह से या किसी भी वजह से मैं कंपनी छोड़ चुकी हूँ, और मैं डायरेक्टर नहीं हूँ उस कंपनी की, बट मेरे जो ऑलरेडी जो मेरे कॉन्ट्रैक्ट्स थे, जो मैं कर चुकी हूँ कंपनी के नेम में, कंपनी के लिए, फिर वो मेरी जो जगह थी डायरेक्टर की, उस जगह पे कोई और डायरेक्टर आ जाता है, तो क्या मेरी वो जगह छोड़ने की वजह से, यानी मैंने वो डायरेक्टरशिप छोड़ दी, और जो दूसरा बंदा वहाँ पे डायरेक्टर बन के आया है, तो मेरे पहले किए हुए जो कॉन्ट्रैक्ट्स थे, वो क्या वैलिड रहेंगे या फिर उनको वॉइड कर दिया जाएगा? तो सिंपल सी बात है कि अगर मैंने वो पावर छोड़ी है, मैंने वो पोज़ीशन छोड़ी है, और मेरी जगह पे कोई और बंदा आया उस पोज़ीशन को होल्ड करने, तो मेरे किए हुए काम या मेरे किए हुए कॉन्ट्रैक्ट्स को कोई भी वो नहीं कर सकता, वॉइड नहीं कर सकता, वो भी कॉन्ट्रैक्ट्स रहेंगे ही, ठीक है? और कॉन्ट्रैक्ट करने वाले को भी क्या पता होगा कि भैया ये डायरेक्ट मतलब कोई कॉन्ट्रैक्ट करने वाला ये सोच के थोड़ी कॉन्ट्रैक्ट करेगा मेरे साथ या फिर किसी भी कंपनी के साथ कि ये डायरेक्टर चला जाएगा तो फिर हमारे कॉन्ट्रैक्ट का क्या होगा? ऐसे होता तो फिर तो कंपनीज़ चल जाती है ना। बात यही हो रही है कि आपको सक्सेसर, यानी आपके बाद जो भी आएगा आपकी पोजीशन होल्ड करेगा, वो आपके काम को वॉइड नहीं कर सकता है, आपका काम भी चलेगा और उसके नए काम भी होते रहेंगे, ठीक है? सेक्शन 18 का यही मतलब था। उसके बाद आ जाता है सेक्शन नंबर 19। सेक्शन नंबर 19 जो बात कर रहा है, वो एक्चुअली बात कर रहा है बराबरी की, एक तरीके से, ठीक है? मतलब बराबरी की कैसे? कि सेक्शन नंबर 19 जो कह रहा है, वो ये कह रहा है कि ऑफिशियल्स, चीफ एंड सबऑर्डिनेट्स, ठीक है? मतलब क्या है? यानी कि जो ऑफिशियल चीफ्स हैं, यानी कि जो हायर पोस्ट होल्ड करके बैठे हैं, और जो उनके सबऑर्डिनेट्स हैं, दोनों के लिए रूल्स एप्लीकेबल सेम होंगे। किस तरीके से? मान लो बोला गया है कि जैसे एसबीआई बैंक है या फिर कोई भी बैंक अगर आप ले लो, कि ये बैंक जो है 10 टू 5 ऑपरेट होगा, यानी कि एसबीआई बैंक जो है 10 बजे खुल जाना चाहिए, 5 बजे सब चले जाए अपने घर। तो ये सिर्फ एक हेड मैनेजर के लिए नहीं है, उनके अंडर में जितने लोग काम कर रहे होंगे उनके लिए भी यही रूल एप्लीकेबल है। अब अगर कहा गया है कि 2 बजे जो है एसबीआई में भैया लंच टाइम हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है कि आप जाओ और आप कहो कि मेरा ये काम है, मुझे जो है पासबुक में एंट्री करवानी है, या फिर मुझे कैश चाहिए, मुझे या फिर कैश डिपॉज़िट कराना है,
कैश चाहिए तो कोई माँगने नहीं जाता, कैश डिपॉज़िट कराना है, ठीक है? लेकिन वहाँ पे ना मतलब कि लोग लंच कर रहे हो, आप अपने हक से कह दो कि नहीं भैया चार्ज नहीं कर रहे हैं ना, एक जना बाद में कर लेगा प्लीज़, मेरा ये काम बहुत इमरजेंसी में है, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। एक के लिए जो रूल अप्लाई है वो सबके लिए ही होगा और फिर लंच टाइम में आप जाके आप अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं बहुत बड़ा। ये आपकी खुद की गलती है और वो भी एसबीआई में। अब यहाँ जो हमारा है आगे है सेक्शन नंबर, अभी हमने 18 किया है ना, सेक्शन नंबर 18 के बाद हमारा सेक्शन नंबर 19 था, ये हमने कर लिया। अच्छा लिखा, अच्छा ये रहा सेक्शन नंबर 19। अब आता है हमारा सेक्शन नंबर 20 क्या कह रहा है? सेक्शन नंबर 20 कहता है कि इसका जो टाइटल था वो ये था, कंस्ट्रक्शन ऑफ नोटिफिकेशन इशूड अंडर इनैक्टमेंट्स, सेक्शन 20। हाँ, तो ये जो है कंस्ट्रक्शन ऑफ इनैक्टमेंट्स इशूड अंडर कंस्ट्रक्शन ऑफ नोटिफिकेशन इशूड अंडर इनैक्टमेंट्स, राइट? हाँ, एक बार कंफर्म ये चीज़ कर लेना, यही होगा। तो ये क्या कह रहा है, कंस्ट्रक्शन ऑफ नोटिफिकेशंस का मतलब क्या है कि जो एक्ट्स है ना, मान लो अगर हम बात करते हैं जीएसटी की, जीएसटी की अगर हम बात करें तो जी का मतलब गुड्स, ठीक है? एस का मतलब सर्विसेज। तो ये जो गुड्स और सर्विसेज है इनकी डेफिनेशन पढ़ी हुई है हमने, ठीक है? गुड्स क्या है, सर्विसेज क्या है, हमें पता है, मतलब वैसे पढ़ी हुई है, वैसे वीडियोस में नहीं पढ़ी है, बट यहाँ पे मतलब मैं मान के चल रही हूँ, पढ़ा है हमने, ठीक है? तो ये गुड्स और सर्विसेज क्या कहना चाह रहे हैं कि जो यहाँ पे गुड्स और सर्विसेज का मीनिंग है, वही जब अगर मान लो कोई सर्कुलर आता है, कोई एक्सप्लेनेशन आता है, कोई नोटिफिकेशन आता है, तो जब अगर नोटिफिकेशन में मान लो गुड्स को लेकर कोई बात कही गई है, तो हम गुड्स को क्या इंटरप्रिटेट करेंगे? जो हम गुड्स को जीएसटी में इंटरप्रिटेट कर रहे हैं, जो हम गुड्स को जीएसटी में समझ रहे हैं, जो गुड्स की डेफिनेशन अंडर जीएसटी है, वही गुड्स की डेफिनेशन अंडर जीएसटी नोटिफिकेशन होगी। अगर जीएसटी रिलेटेड या मतलब इनडायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड कोई नोटिफिकेशन आता है जहाँ पे गुड्स की बात की है, तो वो गुड्स का मतलब क्या है, जो जीएसटी में गुड्स बताया गया है। तो यानी कि उस एक्ट के रिगार्डिंग कोई नोटिफिकेशन आता है, कोई सर्कुलर या एक्सप्लेनेशन आता है, तो उस एक्सप्लेनेशन में जो वर्ड्स जो टर्म्स यूज की जाएंगी, हम उन टर्म्स को वही इंटरप्रिटेट करेंगे जो उनके एक्ट्स में इंटरप्रिटेट किया जा रहा है या जो उनके एक्ट्स में हमें समझाया जा रहा है, राइट? ओके, यहाँ इसी के साथ हमारा होता है सत्यनारायण भगवान के लिए सेक्शन 20 भी कंप्लीट, ठीक है? अब जाते हैं हम अपना नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 21 जो कह रहा है, बड़ी प्यारी बात ये कह रहा है कि अगर आपको पावर दी गई है, इसका टाइटल है पावर टू इशू करके, ठीक है? पावर टू इशू, पावर टू अमेंड और वेरी और रिसेंट नोटिफिकेशन, पावर टू इंक्लूड नहीं, हाँ, टू ऐड पावर्स, टू रिमूव पावर्स, ठीक है? तो यहाँ पे क्या बात हो रही है कि अगर आपको पावर है किसी भी एक्ट को, किसी भी लॉ को इशू करने का अगर पावर है, तो आपके पास पावर है, आप उसको रिपील कर सकते हैं, आप उसको अमेंड कर सकते हैं, आप उसको क्या बोलते हैं, चेंज, ये चेंज तो देख ही लिया, आप उसमें कोई एडिशन कर सकते हैं, आप उसमें से कुछ चीज़ें निकाल सकते हैं, उसको क्या बोलेंगे यहाँ पे, सब्ट्रैक्ट ही कह देते हैं, ठीक है? तो ये बात होगी सेक्शन नंबर 21 की कि पावर है, अगर आपने इशू किया है तो आपको वापस लेने का भी पावर है, अगर आपने कोई चेंज किया है तो आपको चेंज बदलने का, मतलब कि चेंज बदलने का नहीं, वो चेंज आपको हटाने का भी पावर है, मतलब हर तरीके का पावर है अगर आप इशू करते हैं तो, या आप अमेंड करते हैं, आपके पास पावर है इन सारी चीज़ों को, कभी भी आप एक एक्ट बनाते हो तो। सेक्शन 25 जो अब हमारा आता है वो कहता है, सेक्शन 25, सेक्शन 25 के लिए पहले सेक्शन 25 लिख, सॉरी सेक्शन 22, सेक्शन 22 हमारे कहता है कि जब भी कोई एक्ट इनैक्ट यानी इन्फोर्स नहीं हुआ है, जब भी कोई मतलब बिल जो है वो एक्ट नहीं बना है, उसका इन्फोर्समेंट नहीं हुआ, उसका कमेंसमेंट नहीं हुआ है इस एक्ट का, और उससे पहले अगर रूल्स बन गए हैं, या फिर रूल्स जो हैं वो तब तक एप्लीकेबल नहीं होंगे जब तक कोई एक्ट जो है वो कमेंस नहीं हो जाता, उसके मतलब कि उससे पहले कोई रूल्स, वैसे वो रूल्स क्या है, नियम है उस एक्ट को फॉलो करने की, उस एक्ट के रिगार्डिंग जो रूल्स बनाए गए हैं, तो एक्ट ही नहीं होगा तो रूल्स कहाँ से फॉलो होंगे? तो सिंपल सी बात ये है कि जब तक कोई एक्ट जो है उसका इन्फोर्समेंट, उसका कमेंसमेंट नहीं हो जाता, तब तक रूल्स जो है एप्लीकेबल नहीं होंगे उसके। देन हमारे पास आता है सेक्शन 23, जो सिंपल सी ये बात कहता है, जो इतने सारे पॉइंट्स हमारे सेक्शन 23 में ये बोले गए हैं कि पावर्स टू प्रोविजन एप्लीकेबल टू मेकिंग ऑफ रूल्स, इससे रिलेटेड जो कि आफ्टर प्रीवियस पब्लिकेशन से रिलेटेड जो बोला गया है, यानी कि कोई भी अगर एक्ट जो है वो आपने बनाया है तो उसको तब तक आप वो नहीं कर सकते, क्या बोलते हैं,
उस बिल को आप एक्ट नहीं बना सकते जब तक कि वो पब्लिकेशन, मतलब आपके पास पावर है कि आप पब्लिकेशन यानी कि पब्लिक रिव्यू में डाल सकते हो कि भैया ये आ रहा है, और इससे जो भी जिसको भी प्रॉब्लम है या जिसको कोई सजेशन है, आप अपने सजेशन ऐड कर सकते हो। तो पावर है कि आप किसी भी जो एक्ट बन रहे हैं उनको आप पब्लिक रिव्यू में डाल सकते हो, जिसको कहते हैं पब्लिकेशन, उसमें डाल सकते हो। और अगर कुछ सजेशन है या फिर जैसे कि कंपनीज एक्ट 2013 आई थिंक, जो कि पब्लिकेशन में गया था, या फिर उसका अमेंडमेंट एक्ट गया था, ऐसे मुझे याद नहीं, बट उनमें से कुछ गया था जो पब्लिकेशन में गया था, तो उसकी पावर है आपके पास कि आप पब्लिकेशन में डाल सकते हैं, पब्लिक रिव्यू में। ठीक है, इसके बाद हमारा बचा है सेक्शन 24, जो ये बात कह रहे हैं, कंटिन्यूएशन ऑफ ऑर्डर इशूड अंडर एनैक्टमेंट्स रिपील्ड। जो भी, अब मान लो कोई एक्ट है जो कि रिपील हो गया है, कोई एक्ट जो कि रिपील हो गया है, और उससे पहले जो उसके ऑर्डर्स थे, या जो भी ऑर्डर्स की बात स्पेसिफिकली अगर करूँ तो जो ऑर्डर्स थे उससे रिगार्डिंग या कोई नोटिफिकेशन था, बिना सॉरी क्या बोलते हैं, ऑर्डर्स, हाँ, ऑर्डर्स की बात जो हो रही है, उस पर्टिकुलर इनैक्टमेंट की बात हो रही है। कैसे लिख रही हूँ मैं, ऑर्डर्स की बात जो हो रही है, किसी भी एक्ट का रिपीलमेंट हो गया और उसके ऑर्डर्स की बात हो रही है कि वो कंटिन्यूड रहेंगे कि नहीं रहेंगे। तो जब वो एक्ट रिपील्ड हो गया और कोई मतलब कि स्पेसिफिकली बोला नहीं गया है कि भैया इसके ऑर्डर्स अब यहीं पे वॉइड हो जाते हैं, इनके ऑर्डर्स अब फॉलो नहीं किए जाएंगे, इससे रिलेटेड जो भी ऑर्डर आया था, तब तक वो ऑर्डर जो है एप्लीकेबल रहेगा, वो कॉन्टिन्यूटी में रहेगा। ठीक है, सेक्शन 24 इतनी छोटी सी ही बात कह रहा है। फिर आता है हमारा मिसलेनियस में, जो कि बात करते हैं सेक्शन 25 से लेकर सेक्शन 28 तक। पहला है रिकवरी ऑफ फाइन्स। रिकवरी ऑफ फाइन में भी आपको ये नहीं बताया कि मतलब कि जनरल क्लॉज एक्ट ये नहीं बता रहा कि आप फाइन जो है वो कैसे रिकवर कर सकते हो। आपको बोला है फाइन, रिकवरी ऑफ फाइन के बारे में जानना है ना, तो एक काम करो, हमने इंडियन पिनल कोड करके बनाया है, इंडियन पिनल कोड। जाओ वहां देखो सेक्शन 63 से सेक्शन 70 तक, उन सेक्शंस को पढ़ो और फिर कैसे फाइन रिकवर करना है देख लो। तो मतलब रिकवरी ऑफ फाइन्स क्या है, इंडियन पिनल कोड के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। जनरल क्लॉज एक्ट तुम्हें बताएगा नहीं, जनरल क्लॉज एक्ट तुम्हें मार्क दिखा देगा। ठीक है, कि जाके देख लो इंडियन पिनल कोड में सेक्शन 63 से लेकर 70 तक, राइट। इसके बाद हमारा आ जाता है सेक्शन 26 से लेकर सेक्शन 26, सेक्शन 27 और फिर सेक्शन 28। ठीक है, आ जाते हैं अब इस पे। अरे यार ये तो मूव नहीं होता। अब सेक्शन 26 से लेकर सेक्शन 26 जो बात कर रहा है, वो हमारी बात कर रहा है ऑफेंसेस की। और ये बात हमें पता है कि अगर आप 2 या 2 से ज़्यादा ऑफेंसेस करते हो, 2 से ज़्यादा एनैक्टमेंट्स के अकॉर्डिंग कोई ऑफेंस कर रहे हो, यानी एक एक्ट के अकॉर्डिंग कर रहे हो, एक से ज़्यादा एक्ट के अकॉर्डिंग कुछ ऑफेंसेस कर रहे हो, तो वहाँ पे एप्लीकेबल आपको एक ही के अकॉर्डिंग आप पनिशेबल होगे। जहाँ पे ज़्यादा पनिशमेंट होगी, जिसकी हायर पनिशमेंट होगी, वो आप पे एप्लीकेबल हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि अब आप 10 साल की जेल पहले एक एक्ट के लिए कर रहे हो, फिर 2 साल की एक एक्ट के लिए, फिर 5 साल की एक एक्ट के लिए, सारा टोटल मिला के जो हायर होगा वो आपको पनिशमेंट मिल जाएगी। ठीक है, फिर हमारा आता है 27 मीनिंग ऑफ सर्विस बाय पोस्ट, कि इसमें देखते हैं, और फिर लास्ट आएगा हमारा सेक्शन 28। तो ये देख लेते हैं, मूव तो हो। सेक्शन 27 में बोला है कि अगर आपको बोला है सर्विस बाय पोस्ट, ठीक है, सर्विस बाय पोस्ट बोला, इसका मतलब क्या है कि अगर आपको कोई चीज़ बोली है कि आपको कोई चीज़ किसी को देनी है, तो आपको कैसे देनी है, कि मतलब या मतलब अगर स्पेसिफिकली आपको ये सर्विस बाय पोस्ट वाली लैंग्वेज यूज़ नहीं की है, तो आप उसको ऑर्डिनरीली भी कैसे भी दे सकते हो। बट अगर सर्विस बाय पोस्ट बोला है, तो फिर आपको कैसे देना है, आपको रजिस्टर्ड पोस्ट के अकॉर्डिंग ही उसको वो चीज़ ट्रांसफ़र करनी है, या फिर वो चीज़ उसे देनी है। ठीक है, सर्विस बाय पोस्ट का मतलब ये है। यानी कि इसमें सिंपल सा मतलब ये है कि आपको कोई डॉक्यूमेंट देना है जो कि बाय पोस्ट सबमिट कराना है, बाय पोस्ट उसको सर्व करना है, तो वहाँ पे बात वही है कि आपको रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू देना होगा। ऑर्डिनरली या फिर किसी और तरीके से आप उसे वो चीज़ नहीं दे सकते। ठीक है, लास्ट हमारा आता है साइटेशन ऑफ एनैक्टमेंट। साइटेशन ऑफ एनैक्टमेंट का मतलब क्या है, कि कहीं भी किसी भी फॉर्म में आपको जो है शॉर्ट फॉर्म दे रखा है किसी एक्ट का। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म दे रखा है, यानी कि मान लो आपको दे रखा है
मान लो CGST एक्ट का यूज़ किया है कहीं पे, ठीक है? या फिर कहीं फेमा यूज़ किया है। अगर आपको अब जैसे ये वर्ड्स यूज़ किए हैं, तो आप उसका कोई और मीनिंग नहीं निकालोगे, आप उसका यही मीनिंग निकालोगे जो कि फेमा का फुल फॉर्म है कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। CGST एक्ट का मतलब क्या है? सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट, ठीक है? तो इसके शॉर्ट फॉर्म का आप दूसरा मीनिंग ना निकाल के जो मीनिंग है मतलब कि उसके रेफरेंस के लिए वहाँ पे वो शॉर्ट फॉर्म यूज़ किया गया है, तो आपको वही मीनिंग निकालना है, ठीक है? तो कहने का मतलब मेरा ये था। और इसी के साथ हमारा जो है सेक्शन नंबर 5 से लेकर सेक्शन नंबर 28 तक सारे सेक्शंस जनरल क्लॉज एक्ट के कंप्लीट हो गए हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो का भी यहाँ पे एंड करते हैं। हैव अ गुड डे एंड कीप स्टडिंग।